नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लॉर्ड टाउमा। आज अमन और प्रेरणा की शादी की 10वीं सालगिरह थी। सालगिरह के इस अवसर पर अमन ने अपने कुछ खास दोस्तों और परिवार के लोगों को हमारी खुशी में शामिल होने के लिए घर पर आमंत्रित किया था। शाम ढलते ही मेहमान घर पर आने लगे। अमन और प्रेरणा बहुत खुश थे, पर इस खुशी के अवसर पर भी प्रेरणा का मन उदास सा था, क्योंकि शादी के 10 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। जाने कितनी मन्नतें मांगी उन्होंने भगवान से कि वो अमन और प्रेरणा की गोद भर दे। बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, पर सब कुछ ठीक होते हुए भी आज तक प्रेरणा की गोद खाली ही थी। प्रेरणा अपनी उदासी को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाए मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। खाने का समय हो चला था, सबको खाना सर्व किया जा रहा था कि तभी अचानक ही प्रेरणा को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। अमन ने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने प्रेरणा की जांच की और फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे सालों से बंजर पड़ी जमीन पर मानो अचानक ही फसल लहलहा उठी हो। डॉक्टर ने कहा कि प्रेरणा माँ बनने वाली है। जिस खबर को सुनने के लिए वे रात दिन तड़पते थे, आज उस खबर को सुनते ही वे दोनों अनायास ही रोने लगे। आज पहली बार ये एहसास हुआ कि आंसू सिर्फ तकलीफ में ही आंखों से नहीं बहते, बल्कि कई बार हद से ज़्यादा खुशी भी आंखों से आंसू बनकर बहने लगती है। क्योंकि अक्सर सुख या दुख को व्यक्त करने के लिए शब्द मौन हो जाते हैं, लेकिन आंखों ने कहा मौन होना सीखा है। शादी की ये सालगिरह जीवन की एक यादगार सालगिरह बन गई। सभी हमें बधाइयाँ देने लगे। अमन, जो हमेशा अपने पिता बनने की चाहत को छिपाए रखते थे, वो इस वक्त बहुत खुश थे। आखिर वो दिन भी आया जब खुशी प्रेरणा की गोद में थी। भगवान ने अमन और प्रेरणा को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा दिया। अपने बेटे को अपनी गोद में देख खुशी से रोते हुए उसे चूमने लगी। तभी अमन कमरे में आए। उसके साथ डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ने बच्चे को लिया और उसको चेक करने लगे। प्रेरणा ने देखा कि अमन परेशान से लग रहे थे। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात है। तभी डॉक्टर ने बच्चे को वापस प्रेरणा को पकड़ाते हुए कहा कि मैं श्योर हूँ, आपका बच्चा देख नहीं सकता है। ये सुनकर वे दोनों एकदम सुन्न हो गए। उनकी कुछ समझ ही नहीं आया कि डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं। बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर की बात सुनकर अमन भी बहुत उदास से चुपचाप खड़े थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ से चले गए। प्रेरणा अमन की ओर देखते हुए उनसे पूछी, ये डॉक्टर क्या कह रहे थे? मेरा बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। आप इसकी आंखें देखिए अमन, कितनी सुंदर है। फिर ये कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा देख नहीं सकता? जरूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी अमन मेरे पास आए और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर रोने लगे और बोले कि प्रेरणा, डॉक्टर सही कह रहे हैं, हमारा बच्चा कभी भी देख नहीं सकता। अमन की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे कान में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस खुशी को पाने के लिए हम सालों से दिन रात तड़प रहे थे, आज उस खुशी को पाकर हम खुश हो या रोए। मैं स्तब्ध सी एकटक अपने बेटे को देखे जा रही थी। मेरा बेटा इस वक्त मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लग रहा था। उसके निश्चल मासूम चेहरे को देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैंने तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। अमन मुझे चुप कराते हुए बोले कि रो मत प्रेरणा, कम से कम भगवान ने हमें औलाद का सुख तो दिया ना। हमारा बच्चा उन्हीं का आशीर्वाद है, देखना सब ठीक हो जाएगा। अमन ने मुझे हिम्मत दिलाई और कुछ ही देर में मैं भी सामान्य हो गई। मुझे भी लगा कि
कि सच ही तो है कि भगवान के आशीर्वाद से मुझे माँ बनने का सौभाग्य तो मिला। मेरा बच्चा उन्हीं का आशीर्वाद है और अब यही मेरी दुनिया है और मेरी जिंदगी भी। हम दोनों ने अपने बच्चे का नाम वेदांत रखा और हमने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया कि हम अपने वेदांत को कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होने देंगे और ना ही उसकी कमी को उसकी कमजोरी बनने देंगे। हम दोनों ही वेदांत की हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ध्यान रखते। रात उसके सोने से और सुबह उसे जगाने के साथ होती। वेदांत के 4 साल हो जाने पर हमने उसका दाखिला एक ब्लाइंड स्कूल में करवाया। लेकिन आगे का सफ़र हमारे और हमारे वेदांत के लिए आसान नहीं था। कई बार वेदांत के पूछे सवाल अमन और प्रेरणा को अंदर तक तोड़ जाते थे, पर वे बड़ी हिम्मत से बिना टूटे बिना रोए उसके सारे सवालों का जवाब देते। जब भी वो पूछता कि माँ मुझे हर चीज़ काली ही क्यों दिखती है, आवाज़ें तो सुनता हूँ पर कोई दिखता क्यों नहीं, आप भी मुझे नहीं दिखती, पापा भी मुझे नहीं दिखते, क्या आप लोगों को भी मैं नहीं दिखता हूँ, क्या हर चीज़ काली ही है। ऐसे अनगिनत सवाल जिसका जवाब देते हुए किसी की भी आत्मा रो देती। समय निर्बाध गति से बढ़ता गया। वेदांत अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और अमन और प्रेरणा के कहने पर उसने शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। हालांकि वेदांत का मन नहीं था फॉर्म भरने का, क्योंकि वेदांत जॉब नहीं करना चाहता था। वो कहता कि वो ऐसे किसी जगह नहीं जाएगा जहां उसकी माँ उसके साथ ना रहे। पर प्रेरणा वेदांत को अब बिना सहारे के आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। उसे अक्सर समझाती कि अब उसे खुद को खुद से ही संभालना पड़ेगा। वह हर वक्त तो उसके साथ नहीं रह सकती ना। लेकिन वो बड़ी लापरवाही से अपने माता पिता से कहता, क्यों आप लोग कहाँ जा रहे हो, आपको पता है ना कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वे परेशान हो जाते थे। इस बारे में जब प्रेरणा ने अमन से बात की तो उन्होंने भी वही कहा जो वेदांत कहता। लेकिन प्रेरणा को ये सही नहीं लगता था, क्योंकि वह चाहती थी कि अब वेदांत बिना उसके सहारे के अपने मंजिल की ओर आगे बढ़े। लेकिन वेदांत की सोच से वह परेशान रहने लगी। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी कभी प्रेरणा वेदांत की इस सोच के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानती। ऐसा लगता कि शायद उसने ही वेदांत को अपने सहारे की आदत डाल दी है। वेदांत की इस सोच की वजह शायद प्रेरणा खुद थी। इसी बीच वेदांत को सरकारी नौकरी मिल गई। इस खबर को सुनकर उन्हें ऐसा लगा मानो आज उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। आखिर वेदांत अपने पैरों पर जो खड़ा हो गया था, उन्हें उसकी मेहनत का परिणाम मिल ही गया। पर ना जाने क्यों वेदांत खुश नहीं लग रहा था। प्रेरणा ने बेटे वेदांत से पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम अपनी सफलता पर खुश क्यों नहीं हो। वो बोला कि माँ, मैं ये सब आपके बिना कैसे कर पाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा, आखिर यहाँ तक भी तो तुम खुद अपनी मेहनत से पहुँचे हो ना, आगे भी तुम सब कर लोगे। और फिर मैं भी तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज वेदांत को कॉलेज में ज्वाइन करने जाना था, लेकिन वो अपनी माँ के बिना जाने को तैयार नहीं था और आराम से सो रहा था। प्रेरणा ने कई बार उसे समझाया, पर वो अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और ज्वाइनिंग के लिए नहीं गया। 4-5 दिन हो चुके थे, लेकिन वेदांत आज भी ज्वाइन करने नहीं गया। बस एक ही बात कहता कि माँ, मुझे नहीं जाना, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मैं उसे समझा के थक गई, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिर प्रेरणा थक कर वेदांत की बेहतरी के लिए एक निर्णय ले ही लिया। अब मैं अपनी ममता को वेदांत की कमजोरी नहीं बनने दूंगी। इसलिए वह अमन को बताकर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ रहने चली गई। उसने अमन से कहा कि वो वेदांत से कह देंगे कि वह उससे नाराज होकर गई है। शायद वह कुछ दिन उसके बिना रहे तो समझ जाए कि उसे अब बिना सहारे ही आगे बढ़ना होगा।
प्रेरणा के इस फैसले में अमन ने उसका पूरा साथ दिया और प्रेरणा कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ चली गई। जाने से पहले उसने अमन को वेदांत की हर एक ज़रूरत के बारे में समझा दिया था। प्रेरणा अपने कलेजे के टुकड़े वेदांत को पहली बार ऐसे अकेले छोड़कर कहीं जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर प्रेरणा ने फैसला कर लिया था। फैसला सख्त तो था, लेकिन वेदांत की बेहतरी के लिए ये जरूरी भी था। वह वेदांत से बिना मिले और बिना कुछ बताए ही अपनी माँ के यहाँ चली आई थी। अपने मायके में उसे वेदांत की बहुत याद आ रही थी। अमन को फ़ोन करके वेदांत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद से वेदांत बहुत परेशान था और हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। जब मैंने उससे कहा कि तुम उससे नाराज होकर गई हो तो वो बहुत उदास हो गया। उसने तुम्हें फ़ोन भी किया, पर तुमने बात नहीं की। 1-2 दिन तो वो बिल्कुल ही चुप था और अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया। ना ही उसने मुझसे ही कोई बात की। पर आज सुबह वो थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, कहो तो शाम को तुम्हारी बात कराऊं? अमन, क्या वो अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार है? अमन ने कहा, पता नहीं प्रेरणा, इस बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा और मैंने पूछा भी नहीं। प्रेरणा को ये बात सुनकर दुख हुआ कि वेदांत अभी भी अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ है। मेरा मन उदास हो गया। तुम इतना क्यों परेशान हो? प्रेरणा, हमारे एक ही तो बेटा है, सब कुछ उसी का ही तो है। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहता है तो उसकी मर्जी। लेकिन अमन, वेदांत ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, और अब मैं उसे हारते हुए नहीं देखना चाहती। बस वो थोड़ी सी कोशिश करेगा तो अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा। मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बिना सहारे आगे बढ़े, वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपनी लड़ाई खुद लड़े। और फिर हम हमेशा तो उसके साथ नहीं रहेंगे ना। आप देखिएगा अमन, वो मेरा सपना कभी नहीं तोड़ेगा। मैंने अमन से वेदांत का ध्यान रखने को कहकर फ़ोन रख दिया। माँ के यहाँ आए हुए मुझे आज 7 दिन से ज़्यादा हो गए थे और ये 7 दिन मुझे 7 साल से लग रहे थे। एक सुबह अमन का फ़ोन आया। इतनी सुबह अमन का फ़ोन देख मैं घबरा गई। फ़ोन उठाते ही मैं अमन से पूछी, सब ठीक है ना अमन? इतनी सुबह आपका फ़ोन? हाँ हाँ प्रेरणा, सब ठीक है, बस तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अमन ने बताया कि आज सुबह बेटा वेदांत बिना किसी की मदद के अपनी ज्वाइनिंग के लिए अकेले ही कॉलेज गया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, शायद उतनी ही खुशी जितनी वेदांत को पहली बार अपनी गोद में लेकर हुई थी। आखिर मेरा वेदांत ने मुझे हारने जो नहीं दिया। मैं वेदांत से दूर जरूर थी, पर हर वक्त उसी के बारे में सोचती रही। ना जाने उसके जॉब का पहला दिन कैसा रहा होगा, वो कैसे हर चीज को अकेले संभाल रहा होगा। उसे परेशानी तो नहीं हो रही होगी। कई बार मन होता कि वापस अपने बेटे के पास चली जाऊं, पर उसकी बेहतरी के लिए मैं अपनी भावनाओं को दबा देती, क्योंकि मेरा अभी जाना शायद ठीक नहीं रहता। कुछ दिनों में जब वेदांत व्यवस्थित हो जाएगा, मेरा तभी जाना ठीक होगा। बस यही सोचकर मैं कुछ और दिन माँ के यहाँ ही रुकी थी। एक शाम माँ ने मुझे एक चिट्ठी लाकर दी और बोली कि प्रेरणा, ये वेदांत की चिट्ठी है। मैंने तुरंत ही चिट्ठी खोली और भावुक होकर वेदांत द्वारा लिखी चिट्ठी को मैं पढ़ने लगी। माँ, मैं आपका वेदांत। कैसी है आप माँ? मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज होकर गई है, लेकिन माँ, आपने जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मेरी बेहतरी के लिए ही मुझसे दूर गई है। पर आप ही बताइए माँ, जब से मैंने होश संभाला है, हर वक्त सिर्फ आपको ही अपने पास पाया है। मुझे नहीं पता कि सुबह कैसी होती है। उगते सूरज के प्रकाश से मेरी आंखें अनभिज्ञ हैं,
लेकिन जब आप मेरे बालों को सहलाकर जगाती हैं, तब मुझे सुबह के होने का एहसास होता है। हर वक्त ही अंधेरे में रहता हूँ, पर आपकी लोरी मुझे रात होने का एहसास कराती है। सिर्फ आपके स्पर्श की कोमलता को ही पहचानता हूँ। बस एक आपकी ही खुशबू को मैं महसूस कर पाता हूँ। सामान्य बच्चे भी ठोकर लगने से गिर पड़ते होंगे, लेकिन आपने कभी मुझे ठोकर लगने ही नहीं दी। हर बार ठोकर लगने से पहले ही आपने मुझे थामा है। मेरे हर आंसू और हर हंसी में आप शामिल रही हैं माँ। फिर आज अचानक ही आप मुझसे नाराज हो मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे पता है माँ कि आप भी मुझसे दूर रहकर खुश नहीं होंगी। माँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब आप वापस आ जाइए माँ। और हाँ, आपको पता ही होगा कि अब मैं अपने काम पर भी जाने लगा हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। बस अब आप अपनी सारी नाराज़गी छोड़कर अपने वेदांत के पास लौट आओ माँ। किसी ने क्या खूब कहा है, कभी धूप में छाँव बन जाती है, कभी पसीने में रुमाल बन जाती है। थाम लो जो एक बार इसे, ज़मीन क्या ये पूरा आसमान बन जाती है। कभी ये बिस्तर बन जाती है, हमें घूमे इसके चारों ओर, और ये घूमे हमारे संग संग। कभी पोछे आंसू हमारे, कभी खिलखिलाए हमारे संग। पूरे ब्रह्मांड में है सबसे प्यारी, सबसे अनमोल और शीतल, जो है तेरे घर, जो है मेरे घर, वो है एक माँ का आंचल। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।